साथियों, पिछले ऑडियो में हम लोगों ने मैडम डीएसपी के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड को देखा था और आज उसी कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड को ऑडियो के रूप में बात करेंगे और आप तक इस कहानी को पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कलेवर राय को वह बात याद आ रही थी जब एक दिन गौरी ने उससे कहा था, पप्पा, जब भी मैं अपनी माँ के साथ चौक पर जाती हूँ और भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवानों को देखती हूँ तो मेरा दिल अजीब खुशी से भर जाता है। वे जवान जो अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे होते हैं, उनके हर कदम की आवाज़ जैसे मेरे सपनों की धड़कन बन जाती है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उन जवानों की यूनिफॉर्म पर लगे सितारों को देखती हूँ। पप्पा, ये सितारे सिर्फ धातु के नहीं हैं, वे मेरे लिए एक सपना है, एक प्रतीक है जो मुझे बताता है कि एक दिन मैं भी उन्हीं सितारों के नीचे खड़ी होऊंगी। मुझे लगता है जैसे ये सितारे मेरी राह को रोशन कर रहे हों, जैसे वो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना प्रकाश बिखेर रहे हों। मैं जानती हूँ एक दिन मैं भी यह यूनिफॉर्म पहनूंगी और उन सितारों को अपनी मेहनत से चमकते हुए देखूंगी। गौरी के शब्दों में छुपी हुई उम्मीद और आत्मविश्वास ने कलेवर राय को गहरे विचारों में डुबो दिया। उसकी बेटी का सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि वह एक प्रतिबद्धता थी जिसे पूरा करने की ताकत गौरी के भीतर हर रोज बढ़ रही थी। गौरी का जीवन उस बुझती आग की तरह था जिसमें राख से ढकी सही पर भीतर अब भी चिंगारी थी। उसकी सांसों में जिम्मेदारियां थी और आंखों में कुछ ऐसा जो उसके गांव की सीमित गलियों से बहुत दूर तक देखता था। भिट्ठा गांव की सुबह चूल्हे की धुंध से शुरू होती और पानी के मटकों की खनक के साथ बीत जाती, लेकिन उन्हीं दिनों में गौरी की दुनिया कुछ पन्नों में भी बसती थी। वो किताबों जो चूल्हे के पास रखी धूल से ढकी रहती थी, जिसके कोने की मुरी पड़ते इंतजार की उम्र बताती थी। जब वह कहती, माई हम पढ़े चाहे छी, तो माँ की आंखों में एक अनकहा बोझ उतर जाता। वो चाहती थी कि बेटी कुछ बने, लेकिन हाथ की चूड़ियाँ और सिर की चादरों से बार बार याद दिलाती कि इस घर में सपनों से पहले जिम्मेदारियाँ आती हैं। माँ कभी हंसकर टालती तो कभी धीरे से कहती, पढ़ बेटा, लेकिन ओ चूल्हा ई घर ई सब संगे चलय पड़ै छै। पढ़ाई आ काम के बीच से गुजरै छै असली जिंदगी। गौरी ने उस जीवन को पढ़ा जो किताबों में नहीं लिखा था। उसने चौपाल की बातों से समाज समझा, माँ की थकी आंखों से त्याग पढ़ा और खेतों की मिट्टी से सीखा कि बीज बोना ही काफी नहीं होता, इंतजार और मेहनत भी करनी होती है। उसके भीतर धीरे धीरे एक सपना आकार ले रहा था कि वो उस छोटे गांव से निकलकर उस बड़ी दुनिया में पहुंचेगी जहां वर्दी सम्मान है और ज्ञान शक्ति। गौरी ने सुना था दिल्ली में कोचिंग है जिसे लोग कोचिंग नहीं सपना कहते हैं। नाम है बिहार नमन जीएस। यह महज एक कोचिंग संस्थान नहीं, बल्कि उन अनकहे सपनों की जमीन थी जो गांव में जन्म लेते थे और शहर की दीवारों से सिर टकराते हुए आखिर यहीं आकर पनाह पाते थे। यहाँ से न जाने कितने लड़के लड़कियां अपनी किस्मत को किताबों की धूल से निकालकर अफसरों की कुर्सियों तक ले गए थे। गौरी के लिए यह संस्थान कोई कोचिंग नहीं था, यह एक रास्ता था जहाँ से निकलकर कोई डीएसपी बन सकता था, कोई एसडीएम या फिर कोई मिसाल। बिहार नमन जीएस सिर्फ एक चौखट नहीं है, बल्कि वह दरवाजा है जो उन तमाम सोचों को चुनौती देता है जो मानते हैं कि बड़े सपने सिर्फ शहरों में जन्म लेते हैं। गौरी ने एक सुबह अखबार में खबर पढ़ी, सीतामढ़ी की खुशबू कुमारी की कहानी, जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाई थी और अब परियोजना प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, जहां वह महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और शासन में सक्रिय रूप से योगदान देने का काम कर रही है। खुशबू की सफलता ने गौरी के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने सोचा, अगर सीतामढ़ी जैसी छोटी जगह से कोई लड़की इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है तो भिट्ठा से क्यों नहीं। अगले पन्नों में दर्ज था मैदान। सुरसंड जिला सीतामढ़ी के पास एक छोटा सा गांव, एक साधारण सा गांव जहां की गलियों में कभी धूल उड़ती थी। वहीं से उड़ान भरी थी 3 सपनों ने। मास्टर साहब की संतानों ने जैसे अपनी किस्मत को ताक पर नहीं, तकदीर के कैनवास पर रंगा था। तरुण रंजन अंचल अधिकारी बने, मानो गांव की मिट्टी ने प्रशासन की चादर ओढ़ ली हो। अरविंद कुमार इंजीनियर बने,
जैसे खेतों से निकलकर तकनीक की नसों में जान भर दी और ऋतुरानी बनी, इसलिए मानो गांव की एक बेटी ने आसमान की रेखा छू। मैंने पन्ने पलटे तो लगा जैसे किताब नहीं आईना खुल गया। अगर मैदान की पगडंडियों से ये मंजिलें निकल सकती हैं तो क्या मेरे सपनों को राह नहीं मिलेगी? जब इतना उजास मेरे गांव के इतने करीब से फूटा है तो मैं क्यों न सोचूं कि मेरी किस्मत भी सूरजमुखी की तरह सूरज की ओर मुड़ सकती है। हाँ, मैं भी सफल होंगी, क्योंकि उम्मीद अब किसी ख्वाब की तरह नहीं, एक संकल्प की तरह धड़क रही थी। इसने उसे यह यकीन दिलाया कि उसके सपने भी अब किसी सीमा में बंधे नहीं रह सकते। हर कठिनाई, हर संघर्ष उसकी सफलता की सीढ़ियां बन सकती है। बस जरूरत है तो उन्हें अपनाने की और एक मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ने की। उसी पन्ने पर एक और नाम छपा था, चंद्रशेखर यादव का, जो अब एसडीएम के पद पर। इन दोनों कहानियों ने गौरी के भीतर सोए सपनों को जगा दिया। अब उसे यह साफ दिखने लगा था कि उसकी मंजिल क्या है, वर्दी। और उन दोनों अफसरों की सफलता के पीछे जो नाम बार बार उभर रहा था वह था बिहार। गौरी ने तय कर लिया, अगर उसे वर्दी पहननी है तो यहीं बीपीएससी उसकी राह होगी और बिहार नंबर 30 उस राह की होगी। यहीं से शुरू होती है उसकी नई यात्रा, जो केवल गांव की कच्ची गलियों तक सीमित नहीं रही बल्कि राजधानी की रोशनी तक अपनी जगह बना चुकी थी। गांव में एक दिन जब परिवार के सदस्य शिक्षा के महत्व पर बात कर रहे थे, गौरी ने बड़े हौसले के साथ अपने पिता से कहा, पप्पा, हमहू शहर जाकर पढ़ै चाहे छी। ये तो सब किछु ठमकल बुझाइत अछि। उसकी आवाज में कोई संकोच नहीं था, बस एक साधना थी जो हर शब्द में झलक रही थी। कलेवर राय, जो हमेशा गांव-गांव घूमकर कठिनाइयों और संघर्षों के बीच चिट्ठियां बांटते रहते थे, अब अपनी बेटी की आंखों में वही चमक देख रहे थे जो कभी उन्होंने उस सूरज में देखी थी, जो नेपाल के पहाड़ों के पार से निकलता था। गौरी का सपना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं था, उसने उसे अपने दिल में बसा लिया था। कलेवर राय ने उसके शब्दों में एक नई उम्मीद देखी और उसका हाथ बेटी की जिंदगी के इस मोड़ पर मजबूती से सामते हुए बोले, अहाँ जे किछु सोचि रहल छी बौआ, हमर सपना छी। अहाँक पैर शहर दिस बढ़ि रहल अछि, मुदा अहाँक जड़ी एतहि अछि। अहाँ उड़ि सकै छी, मुदा अपन गामक भूल भुलैया में नहीं। उस दिन के बाद गौरी ने अपने सपनों को और सजीव किया और अपने गांव से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। गांव के बुढ़वा पोखर के पास मोटका आम के पेड़ की छांव में बैठे डाकिया कलेवर राय अपने चश्मे को नाक पर ठीक करते हुए कुछ सोच में डूबे थे। उनके लिए चिंता थी गौरी की दिल्ली यात्रा, एक अकेली लड़की की दिल्ली यात्रा। सपनों की गाथा शुरू हो चुकी थी, पर रास्ता भी कांटों से भरा था। उन्हें याद आया कंतु झा, गांव के सबसे सुलझे पढ़े लिखे आदमी, हाई स्कूल में भूगोल पढ़ाते थे, मगर गांव की सामाजिक बनावट और दिलों की भौगोलिकता भी बखूबी समझते थे। कंतु बाबू जैसे पूरे भूगोल की जानकारी रखने वाले इंसाइक्लोपीडिया हो। डाकिया बाबू उसी शाम पहुंचे उनके दरवाजे पर। कंतु बाबू, गौरी दिल्ली जा रही है, पढ़ाई के लिए ट्रेन का झंझट है, कोई सलाह दीजिए, कलेवर राय ने धीमे स्वर में कहा। कंतु बाबू ने चाय का प्याला एको रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, बिटिया दिल्ली जा रही है, बहुत सुंदर बात। सुनिए राय जी, सबसे अच्छी ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, दरभंगा जंक्शन से मुजफ्फरपुर होते हुए नई दिल्ली तक जाती है, सुरक्षित भी है और समय से भी चलती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यह ट्रेन 10:20 में आती है और 5 मिनट रुकने के बाद 10:25 में नई दिल्ली को प्रस्थान करती है, मगर टिकट जल्दी मिलना मुश्किल होगा। वे कुछ देर चुप रहे, जैसे भीतर कोई विचार तौल रहे हो, फिर बोले, लेकिन आप चिंता न करें, मेरे दामाद हाजीपुर रेल मुख्यालय में कार्यरत है, मैं बात कर लूँगा, अपने कोटे से टिकट निकलवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आखिरकार गौरी इस गाँव की बेटी है, उसकी उड़ान में कोई रुकावट नहीं आने देंगे हम। गाँव के हृदय में कहीं एक उम्मीद की लौ जल उठी थी। जब लोग रिश्तों में ऊपर उठकर सपनों की नींव बने, तभी असली समाज खड़ा होता है। गौरी को कहाँ पता था कि उसकी यात्रा अब सिर्फ एक सफर नहीं गई थी, वह पूरे गांव की प्रतिष्ठा, विश्वास और भविष्य की कहानी बनने जा रही थी। गौरी अपने छोटे से बैग के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। उसका हाथ माँ की हथेली में था, वही हाथ जिसने उसे नन्हे कदमों से चलना सिखाया था, और आज भी वही हाथ उसे अपने रास्ते पर अकेले चलने की इजाजत दे रहा था।
उस एक हाथ में ढेर सारी यादें और गिनत आशीर्वाद समाये हुए थे। आओ गौरी, देर भ रहल अछि। पिता की आवाज आई, ठंडी और भारी, जैसे वह दिल के किसी कोने से निकलकर बाहर आ रही हो। पर उस आवाज में वह उम्मीद नहीं थी जो अक्सर एक पिता के शब्दों में होती है। यह एक कष्ट और चिंता की आवाज थी जिसे वह खुद महसूस कर रहे थे लेकिन बयां कर नहीं पा रहे थे। गांव की सुबह माघ महीने की ठिठुरती हवा से भरी थी। ओस की बूंदें तुलसी चौरे की पत्तियों पर मोती सी जमी थी और दूर से आती कोहरे में लिपटी बस की आवाज समय से जैसे धीमे धीमे सरकने का संकेत दे रही थी। हवा में एक अलग सन्नाटा था, जैसे खुद प्रकृति भी इस विदा को महसूस कर रही हो। गौरी ने माँ के पैर छुए और माँ की कांपती उंगलियां उसके माथे पर लहराई, जैसे वह हथेली के माध्यम से अपनी सारी दुनिया उसे सौंप देना चाहती हो। जैसे वह हर बार बेटी को अपनी सुरक्षा में लाती थी, आज वह बेटी को अपने सपनों और आशीर्वाद से रिहा कर रही थी। माँ की सुबह की ठंडक में माँ के अंचल की गर्मी ही गौरी की सबसे बड़ी ढाल थी। फिर अचानक माँ का गला रूंध गया, आंसू बह निकले। वह शब्द नहीं बोल पा रही थी, बस उनकी आंखें थी जो एक पल पल को बयां कर रही थी, जैसे समय ने भी उनके शब्दों को चुप करा दिया। गौरी ने माँ को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वह इस पल को अपने अंदर समेट लेना चाहती, लेकिन वह जानती थी यह पल सिर्फ कुछ सालों तक ठहर सकता है, फिर उसे अपनी उड़ान भरनी है। माँ, बस कुछ साल तक हम सब किछु वापस आती जाए, ई घर, ई आंगन, अहाँक भंसा घर, गंध सब किछु। माँ की आंखों में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने बमुश्किल कहा, सावधान बेटी, भूखल नहीं रहू, जे किछु हो हिम्मत नहीं हारी। गौरी की आंखें भीग गई, लेकिन वह बस इतना कह पाई, माँ, हम जा रहल छी, मुदा अहाँ के छोड़ी नहीं जाए चाहे छी। फिर उसके शब्द जैसे गले में ही रुक गए। सिसकियां बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन आंसू उसकी आंखों से खुद ब खुद बहने लगे। माँ ने अपनी बेटी को और करीब से सजा लिया, जैसे वह उसे अपनी कोख से बाहर नहीं आने देना चाहती, जैसे वह आंसू को पकड़ लेना चाहती हो और कह देना चाहती हो कि तू हमेशा मेरे पास रहे। दोनों के आंसू अब एक दूसरे के कपड़ों में समाने लगे थे। माँ की श्रद्धा उस समय भी बिना किसी दया के बह रही थी, लेकिन माँ बेटी की गर्माहट ने उस पल को थाम लिया था। वे आंसू कोई गम नहीं थे, कोई डर नहीं थे, वे तो उस अनमोल डोर की बूंदें थी जो माँ और बेटी के दिलों को जोड़कर रखती थी। पिता खड़े रहे चुपचाप, जैसे किसी अज्ञात दर्द को सहते हुए। उनका चेहरा कुछ और नहीं, बस एक सन्नाटा था। यह वह सन्नाटा था जिसे सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है, वह भाषा जिसमें बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते, बस सहन करने की ताकत होती है। बस ने हॉर्न दिया एक आखिरी बार, जैसे ही बड़ा फैसला हो चुका था और वक्त अब उसे बदलने नहीं दे रहा था। गौरी ने माँ के आंचल की गंध को अपने आंचल में समेटा और चुपचाप बस की सीढ़ियाँ चढ़ गई। बस ने गति पकड़ी, लेकिन गौरी ने खिड़की से सीढ़ी लगाकर सिर बाहर निकाला, हाथ हिलाया। माँ अब दरवाजे के पास खड़ी थी, आंसू से धुंधली आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या यह ठीक रहेगी? लेकिन अब कोई जवाब नहीं था, केवल दिल की धड़कनें थी जो गहरी होती जा रही थी, जैसे हर धड़कन से वो माँ बेटी का दुख संबंध एक बार फिर से संभल बस धीरे धीरे गांव से दूर हो रही थी। और उस दिन पहली बार माँ के आंचल से बहते आंसुओं में न केवल एक बेटी बल्कि एक पूरा गांव भीग गया था। सरोवर रथ बस धीरे धीरे गांव से दूर हो रही थी। माँ की सुबह की चुभती ठंड में खिड़की से आती हवा ने गौरी के चेहरे को छू लिया। वह हवा अब उसे गांव की मिट्टी से दूर ले जा रही थी। गौरी की आंखें खिड़की से बाहर फैली हर चीज को देख रही थी, जैसे वह सब कुछ अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। उसकी यादों में समाई हुई जगहें, वही पोखर, भारत नेपाल सीमा पर गड़े पिलर पर अंकित नंबर, वही स्कूल, वही पुराना सफेदा के पेड़ों का झुंड, अब सब उसकी आंखों के सामने मुंह चिढ़ाते थे, भाग रहे थे। गौरी के मन में ये सब विचार घूम रहे थे और आंखों से गम की कुछ बूंदें निकल आई, जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से छिपाने की कोशिश कर रही थी। गौरी का मन अभी वहीं अपने घर में था। बस के झटकों के बावजूद वह भीतर की दुनिया में खोई थी। माँ की गोदी की गर्माहट, आंगन की वह ठंडी मिट्टी,
तुलसी चौरा पर जलता दीपक, वही पुराना चौक, ये सब दृश्य जैसे उसके दिल की धड़कन में समा गए थे। पिता बगल में चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी चुप्पी भी सब कह रही थी। उनकी आंखें बार बार गौरी की ओर उठ रही थी, जैसे वे खुद से यह सवाल कर रहे हों, क्या अब ये बच्ची वाकई इतनी बड़ी हो गई है कि दिल्ली जैसे शहर में अकेली जा सकती है। गौरी ने अपने पिता के इस खामोश सवाल को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस उसने खामोशी से इन सवाल को अपने दिल में छुपा लिया, जैसे यह पल भी उसी के साथ हमेशा रहेगा। उसने अपनी हथेली को चुपचाप देखा, जिसमें माँ की गर्माहट की यादें अब भी ताजा थी। गौरी ने उसे अपने होठों से लगाया, जैसे वह अपनी माँ का सारा प्यार और आशीर्वाद उस एक स्पर्श में समेट लेना चाहती थी। सड़क पर बढ़ते हुए बस की खड़खड़ाहट के बीच चाय की दुकानों, ढाबों, पुलों और खेतों के दृश्य बदलते रहे, लेकिन गौरी की आंखों में बस माँ की भीगी आंखें और कांपती उंगलियां ही ठहरी थी। फिर अचानक एक खामोश और भारी सन्नाटा पसरा, जैसे वह पल और भी लंबा हो गया हो। गौरी ने महसूस किया कि उसके पिता चुपचाप अपनी घड़ी देख रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे बस के अंदर की खिड़की के उसे बाहर देखा, शायद अपनी उलझन और बेचैनी को बाहर की हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। गौरी जानती थी कि पिता को छुट्टी नहीं मिली थी और उसे घर लौटने की जल्दी थी, फिर भी वह पूरी तरह से अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर रहे थे। उनकी आंखों में हल्की सी चिंता और असमंजस था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1 घंटा 35 मिनट की यात्रा के बाद बस मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड पहुंची। ठंडी हवा अब भी शरीर में चुभ रही थी। गौरी ने उतरते हुए खुद को फिर से ढंग से समेटा। बगल में स्टेशन चिल्ला रहा ऑटो रिक्शा वाला उसका ध्यान खींच रहा था। उसने बिना किसी देरी के ऑटो लिया। ऑटो के अंदर बैठते हुए वो न सिर्फ मुजफ्फरपुर की गलियों और दुकानों को देख रही थी, बल्कि उसके मन में यह सवाल भी था, क्या वह सही रास्ते पर है? क्या वह दिल्ली में खुद को संभाल पाएगी? स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले ऑटो की रफ्तार जैसे तेज हो गई थी और गौरी के भीतर एक अनकही हलचल हुई। एक नई जिंदगी, एक नया रास्ता और उसके साथ घर से जुड़ी वह पुरानी गहरी कसर जो अभी दिल के किसी कोने में अटकी थी। उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा, जैसे उस शहर को अंतिम बार आंखों में भर लेना चाहती हो। अजीब था कि यह शहर उसे बिल्कुल अजनबी नहीं लग रहा था, शायद इसलिए कि अब वह खुद भी अजनबी होने की तैयारी में थी। स्टेशन आया, ऑटो रुका, गौरी ने गहरी सांस ली और अपने भविष्य को पहला कदम बढ़ाया।